Hello everyone, here I'm back in the video lecture and today we are going to discuss the effects and uses of assisted exercises. मेजरली जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में टेक्निक को पढ़ा था, फिर हमने असिस्टेड एक्सरसाइजेस को देखा था और अब हम असिस्टेड एक्सरसाइजेस के बेसिकली इफेक्ट्स और यूजेस को देखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है इफेक्ट्स और यूजेस का मतलब सिंपल यही है कि वो हम असिस्टेड एक्सरसाइजेस किस तरह से क्या क्यों परफॉर्म करते हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में और किस किस चीज़ों के लिए। कुछ पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होता है कि जब आपके मसल्स वीक होते हैं ना बहुत, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए हम असिस्टेड एक्सरसाइजेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो इस तरह से कि असिस्टेड एक्सरसाइज अलाउ करती हैं कि आपके पास जो वीक मसल है ना आपके, ठीक है, मेजरली उनको क्या करती हैं कि उनको मूवमेंट या उनकी जो मूवमेंट है जितनी वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं उसके बाद वाली मूवमेंट में उसको असिस्टेंस या उसको हेल्प रिक्वायर्ड होती है। और वो हेल्प आपको कौन देती है? असिस्टेंस, कोई भी बाहर से असिस्टेंस, कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस जो होती है उसको हेल्प देती है ताकि वो मसल या वो जो बॉडी का पार्ट है वो अपनी प्रॉपर कंप्लीट मूवमेंट परफॉर्म कर सके। ठीक है, जब पेशेंट अपनी मैक्सिमम एफर्ट के साथ साथ असिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होती है, दैट मीन्स कोई सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, तो वीक मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, और मतलब अब ये समझो कि वीक मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, हाइपरट्रॉफी होती है। कितने इफेक्टिव इसका रोल है कि आपके जो मसल्स वीक हैं, जो खुद से मूव नहीं करते, उन या जो वीक है, जो आधी मूवमेंट शायद कर लेते हैं, कुछ स्टार्टिंग में या कुछ एंड की मूवमेंट वो खुद कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनको असिस्टेंस देके हम कंप्लीट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइजेस। और ये वीक मसल्स फिर क्या करते हैं कि उनको स्ट्रेंथ मिलती है ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके। और दूसरा हाइपरट्रॉफी, दैट मीन्स कि आपके मसल्स जो हैं वो साइज में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हाइपरट्रॉफी का कॉन्सेप्ट आप आगे डिटेल में डिस्कस करोगे, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते। बस सिंपल सी बात ये है कि आपकी जो मसल है ना वो स्ट्रेंथ पकड़ता है और वो अपने सेल्स के साइज को बढ़ाते जाता है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी मेजरली ये होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं अर्ली न्यूरो रिहैबिलिटेशन में। ठीक है, अर्ली न्यूरो रिहैबिलिटेशन में हम बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं या री एजुकेशन में री एजुकेट कैसे करते हैं हम न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को। ठीक है, इसमें मेजरली ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम मेजरली ना हेल्पफुल होते हैं। ये कैसे हेल्पफुल होंगी, मतलब आप सिंपल सी बात समझो, तो हमारे पास मसल्स और नर्व जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं ना, जब हमारे पास हम कोई भी मूवमेंट जनरेट करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारे पास जब मूवमेंट प्रॉपर जनरेट नहीं हो रही, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, सो न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए। और अर्ली रिहैबिलिटेशन, जैसे न्यूरो न्यूरो की कंडीशन होगी या मसल्स की कंडीशन होगी, तो उनमें हम दोबारा से जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी ऑफ द एक्टिविटीज़। ठीक है, न्यूरो रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा अर्ली रिहैबिलिटेशन में एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को इन डेप्थ नहीं जा रहे, बस सिंपल सी आपको ये बात बतानी है कि इसका रोल कहाँ कहाँ है। ठीक है, असिस्टेड एक्सरसाइजेस का रोल कहाँ कहाँ है हमारे पास इसमें। ठीक है, मेजरली अगर सिंपल सी आपको एक बात बताऊँ, तो हमारे नर्वस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए ना हमें कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, जैसे ब्रेन और मसल्स का एक कम्युनिकेशन होता है। मेजरली कम्युनिकेशन जो चाहिए होता है ना, उस कम्युनिकेशन को न्यूरोमस्कुलर रिहैबिलिटेशन या न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन जो है वो हेल्प आउट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ, तो अगर आपने सुना होगा कि PNF टेक्निक्स यूज़ होती हैं, आपको डिफरेंट तरह से स्ट्रेंथ, टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेस कराती हैं जो मसल्स इफेक्ट हुए रहते हैं। इसकी सबसे इजी एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, तो सिंगल लेग बैलेंस जो होता है ना, एक लेग पे अगर आप खड़े हो जाते हो। ठीक है, उसमें क्या होती है कि पेशेंट को असिस्टेंस अगर रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कि अभी स्टार्टिंग में पेशेंट सिंगल लेग पे नहीं खड़ा हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको जब डबल लेग से हम उसको सिंगल लेग पे लेके जाते हैं, तो हम साथ सपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी का सपोर्ट देते हो कि पेशेंट गिरे ना, डिसबैलेंस ना हो, कोई आप चेयर दे देते हो, कोई भी चीज़ सपोर्ट के लिए देते हो जो असिस्ट करती है उसके उस मूवमेंट को या उस न्यूरो मस्कुलर एजुकेशन को, तो दैट इज बेसिकली द असिस्टेंस यू आर गिविंग टू द पेशेंट ऑफ अर्ली न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन। ठीक है,
फिर आपके पास आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। असिस्टेंस क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि पेशेंट जो होता है ना एक करेक्ट पैटर्न में मूवमेंट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना आपकी मसल्स के साथ, उस कोऑर्डिनेशन को दोबारा से डेवलप करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए असिस्टेंस देनी होती है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो रिपीटेशन इतनी ज़्यादा हम करवाते हैं कि पेशेंट वो मूवमेंट सीख जाता है, वो कोऑर्डिनेशन सीख जाता है, उसका ब्रेन में दोबारा से री लर्निंग हो जाती है कोऑर्डिनेशन की, बिकॉज दे ऑलरेडी लर्न द पैटर्न, ठीक है। आपका ब्रेन ऑलरेडी जानता है, आपने उसको दोबारा री लर्निंग करवानी होती है कि वो जो उससे डिसबैलेंस आ रहा है या उसकी वजह से जो डिसकोऑर्डिनेशन हो रही है वो क्यों हो रही है, उस चीज़ को फाइंड आउट करके आपने उसके ऊपर काम करके फिर आपने असिस्टेंस देनी है। सिंपल इज दैट। किसी भी चीज़ में अगर आप असिस्टेंस दे रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम क्या करते हैं कि हम असिस्टेंस को रिड्यूस करके पेशेंट को वॉलंटरी मूवमेंट करने देते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई कि हम स्टार्टिंग में असिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, जब असिस्टेंस कम कर देते हैं तो पेशेंट खुद ब खुद मूवमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर आपको पता है कि जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपने जहाँ पे भी देखा होगा ना, तो आपको आपके जितने भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है, सब ने आपको बताया होगा कि कॉन्फिडेंस इन अ पेशेंट, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि लाइक आप सिंपल सा पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट कर दो। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट जब मूव करेगा ना, आप आधी उसकी मूवमेंट हो रही है, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो, उसकी कंप्लीट हो रही है, लेकिन उसके ब्रेन में एक पैटर्न ऐसा डेवलप, उसका बूस्ट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि इतनी हल्की सी असिस्टेंस से अगर मेरा हाथ मूव कर सकता है, दैट मीन्स कि मेरा हाथ मूव कर सकता है। तो वो क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा, और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आपके असिस्टेंस से, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ साथ आप एजुकेशन देते, मतलब आप एजुकेट करते हो पेशेंट को मतलब आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इम्प्रूव करोगे। देर आर मल्टीपल ऑफ द वेज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट यू कैन चेंज। आप जिस तरह की डीलिंग करते हो पेशेंट से, कम्युनिकेशन आपकी कैसी है, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, ठीक है। स्पेशली यूज़फुल होती है जब हमारे पास मूवमेंट बहुत लिमिटेड होती है पेन की वजह से। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जब पेन की वजह से बहुत लिमिटेड होती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह की कंडीशंस हो जाती है ना, उनमें क्या होता है कि पेशेंट की पेन की वजह से मूवमेंट बहुत लिमिटेड होती है, तो हम क्या करते हैं, लिम्ब को सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द मूवमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट ही हमने की, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहती हूँ कि मैंने एल्बो की फ्लेक्शन स्टार्ट की, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं एल्बो की फ्लेक्शन अगर मैं स्टार्ट से एंड तक खुद करवा रही हूँ, लेकिन स्टिल पेशेंट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि मैं खुद भी जोर लगा सकता हूँ। मैं सिर्फ असिस्ट कर रही हूँ, कंप्लीट पैसिव नहीं करवा रही। पेशेंट को सिर्फ सपोर्ट दिया हुआ है कि वो पेशेंट कंप्लीट कर सके, लाइट सा बिल्कुल फर्स्ट दी हुई है या लाइट से सपोर्ट दिया है, पेशेंट खुद कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई कि वो पेन आपकी रिड्यूस हो जाती है, जो आपकी पेन होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ योर असिस्टेंस। तो क्या होता है, पेशेंट इजीली मूवमेंट परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट मेजरली इज़ कि हमारे पास इंक्रीज करती है जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम पहले भी सारी चीज़ों को बता चुके हैं, हम पहले भी ये कहते हैं कि हमारे पास मेजर रोल है ये कि जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कराती है। असिस्टेड मूवमेंट्स होती है ना, बेसिकली इंक्रीज कराती हैं इफेक्टिव रेंज ऑफ मोशन को, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है। लेकिन आप जैसे आपको पता है, रेंज ऑफ मोशन और कंट्रोल जो होता है वो डिपेंड करता है मसल की स्ट्रेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो और बेटर करती हैं वंस द पेशेंट इज रेडी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करते हो कि असिस्टेड एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता असिस्टेड रजिस्टेड पे जाते हो, फिर रजिस्टेड एक्सरसाइजेज के ऊपर जाते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का पैटर्न डेवलप होता जाता है और वो हेल्प आउट। ये रेंज ऑफ मोशन सिंपली आप ऐसे ही कर रहे हो ना कि पेशेंट की 90 डिग्री पे तो खुद जा रही थी और मैंने 90 से आगे लेके गई हूँ बाजू को, तो दैट मीन्स कि उसकी मूवमेंट मैंने कंप्लीट की 120 तक, लेकिन उसके जॉइंट के जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी तो कंप्लीट हो रहा है ना असिस्टेंस से मेजरली। तो ये सारी बात होती है, ठीक है। सो आपने ये सारे कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझना है कि हमारे पास 4 मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। वीक मसल्स को मूव, सॉरी 5, ठीक है। वीक मसल्स को मूव कराने में, ठीक है, अर्ली न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कराने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियोस दे दूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकें, क्योंकि ये लेंथी होती है, आई अंडरस्टैंड, बट फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यू हैव टू
अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज वीडियोज़, ठीक है। लेकिन हम एग्ज़ाम ओवरव्यूज़ के लिए कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर से हम कंप्लीट जो है चैप्टर वाइज वीडियोज़ दे दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।